आज हम जैसा भारत देखते हैं, असल में सदियों पहले भारत ऐसा नहीं था। भारत का साम्राज्य काफी दूर तक था। कई पड़ोसी देश तक भारत का हिस्सा होते थे। समय के साथ यह धीरे धीरे अलग होते गए। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत सबसे अधिक विभाजित हुआ। इतिहास की बात करें तो भारतवर्ष संसार का सबसे प्राचीन देश कहा जाता है। यह देश ऋषियों, मुनियों, गुरुओं का देश माना जाता है। 2500 साल पहले हमारे देश पर विदेशियों ने आक्रमण किए। इसमें विशेष रूप से फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, हुण, यवन और यूनानी तथा अंग्रेज आक्रमणकारियों ने भारत को खंडित किया। भारत अब तक 24 बार विभाजित हो चुका है, यानी भारत से 24 देश अलग हुए हैं। पुराणों की बात करें तो धरती 7 द्वीपों की है। जम्बू, प्लक्ष, शाल्व, कुश, क्रोंच, साक और पुष्कर। इसमें बीचों बीच जम्बू द्वीप है, जिसके 9 खंड हैं। नाभि, किम्बपुरुष, हरिवर्ष, इलाव्रत, रम्य, हिरण्य, कुरु, भद्राश्व और केतुमान। इन 9 खंडों में नाभि खंड को अजनाभ खंड और बाद में भारतवर्ष बोला जाने लगा। भारतवर्ष का नाम महाराज नाभि के पुत्र ऋषभदेव थे, जिनके पुत्र चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर माना जाता है। प्राचीन काल में भारत की सीमा ईरान, अफगानिस्तान के हिंदुकुश से लेकर अरुणाचल तक और कश्मीर से लेकर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक बताई जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि किस तरह से भारत खंड खंड हुआ। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और अफगानिस्तान की। एक समय ईरान और अफगानिस्तान भारत के ही हिस्सा थे। इतिहासकार के मुताबिक ईरान पहले पारस्य देश था, जो कि आर्यों की एक शाखा ने ही स्थापित किया था। प्राचीन गांधार और कम्बोज के हिस्सों को ही आज अफगानिस्तान कहा जाता है। महाभारत काल में गांधार शकुनी का शासन था। इस पूरे क्षेत्र में हिंदूशाही और पारसी राजवंश का ही शासन था। 7वीं सदी के बाद यहाँ पर अरब और तुर्क के मुसलमानों ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलिस ने अफगानिस्तान को पूरी तरह से अपने अधिकार में कर लिया था। भारत तब जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था, तब भी अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। ब्रिटिश काल में 1834 में अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बनाया और 18 अगस्त 1919 को इससे भारत से अलग कर दिया गया। इसके बाद बात करते हैं नेपाल की। पड़ोसी देश नेपाल का भारत से खास रिश्ता रहा है। इसका वर्णन पौराणिक मान्यताओं में भी मिलता है। इसके अनुसार नेपाल को देवघर कहा जाता था। भगवान श्री राम की पत्नी सीता का जन्म स्थल मिथिला नेपाल में है। नेपाल में 1500 ईसा पूर्व से ही हिंदू आर्य लोगों का शासन रहा है। 250 ईसा पूर्व यह मौर्यों के साम्राज्य का एक हिस्सा था। इसके बाद 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का एक जनपद रहा। 7वीं शताब्दी आते आते यहाँ तिब्बत का आधिपत्य हो गया था। 11वीं शताब्दी में नेपाल में ठाकुरी वंश के राजा राज्य करते थे। इसके बाद और भी कई राजवंश हुए। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वी नारायण शाह ने 1765 में नेपाल की एकता की मुहिम शुरू की और मध्य हिमालय के 46 से अधिक छोटे बड़े राज्यों को संगठित कर 1768 तक इसमें सफल हो गए। इसी को आज के समय का नेपाल कहा जाता है। 1904 में नेपाल को एक आजाद देश का दर्जा मिला। इसके बाद बात करते हैं भूटान की। पड़ोसी देश भूटान भी किसी समय भारत का ही हिस्सा था। कहा जाता है कि यह विदेही जनपद का हिस्सा था। भूटान नाम को संस्कृत के भू उत्थान से बना हुआ बताया जाता है। ब्रिटिश शासनकाल में यहाँ 1907 में राजशाही की स्थापना हुई। 1947 में भारत आजाद हुआ। आजादी के 2 साल बाद 1949 में भारत भूटान के बीच
एक समझौता किया गया। इस समझौते के तहत भारत ने भूटान की वो सारी जमीन लौटा दी जो अंग्रेजों के अधीन थी। अब बात करते हैं तिब्बत की। तिब्बत का इलाका हाल के दिनों में भले ही विवादित हो, लेकिन भारत के साथ इसका सदियों पुराना रिश्ता रहा है। इस हिस्से को भारतवर्ष का ही अंग माना जाता है। प्राचीन काल में इसे त्रिविष्टप कहा जाता था। यहाँ ऋषिका और तुषारा नामक राज्य थे। उस समय यह देवलोक का हिस्सा था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आर्य यहीं के मूल निवासी थे। यहाँ पहले हिंदू धर्म था, बाद में अधिकांश लोग बौद्ध धर्म को मानने लगे। पहले इस इलाके पर शाक्य वंशियों का शासन रहा, जो 1207 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके बाद चीन का इस इलाके पर कब्जा हो गया। 19वीं शताब्दी तक तिब्बत ने अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखी। हालांकि 1907 को चीन और ब्रिटिश भारत के बीच एक बैठक के बाद इसे दो भागों में बांट दिया गया। इसमें से पूर्वी हिस्सा चीन के पास चला गया, वहीं दक्षिणी हिस्सा लामा के पास रहा। 1951 में इसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। पड़ोसी देश बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा था। इस पर कई बार विदेशी आक्रमणकारों ने हमला किया। सिंध पर ईस्वी सन 638 से लेकर 711 ईस्वी तक के 74 वर्षों के काल में बांग्लादेश पर 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। लगातार हो रहे हमलों के बाद हिंदू राजा दाहिर के कत्ल के बाद इसे इस्लामिक क्षेत्र बना दिया। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान, मुल्तान, पंजाब और कश्मीर पर आक्रमण करके इसका भी इस्लामीकरण कर दिया गया। जब भारत आजाद हुआ तो यह हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। इस हिस्से को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। बाद में 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान के अलग कर एक नया देश बांग्लादेश बना दिया गया। अब बात करते हैं म्यांमार की। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। इसे पहले ब्रह्म देश कहा जाता था। अशोक के काल में म्यांमार बौद्ध धर्म और संस्कृति का पूर्वी केंद्र बन गया था। हालांकि जैसे जैसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन बढ़ता गया तो यह भी 1886 ईस्वी में पूरा देश ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। किंतु ब्रिटिशों ने 1935 ईस्वी के भारतीय शासन विधान के अंतर्गत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। हालांकि भारत से इस देश के साथ आज भी बेहतर रिश्ते हैं। बात करते हैं मलेशिया की। मलेशिया दरअसल भारत के मलय प्रायद्वीप के अंतर्गत आता था। मलय में 4 बड़े देश आते थे, जिनमें मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम और कंबोडिया आते थे। अंग्रेज मलेशिया को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे। देश जब आजाद हुआ तो मलेशिया को अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। हालांकि 1957 में इसे एक अलग आजाद देश बना दिया गया। अब बात करते हैं सिंगापुर की। सिंगापुर मलय महाद्वीप के दक्षिण सिरे के पास छोटा सा द्वीप है। यह पहले मलेशिया का ही हिस्सा था। हालांकि मलेशिया की आजादी के बाद इसे हिस्से में काफी विवाद रहे। लंबे संघर्ष के बाद 9 अगस्त 1665 को एक अलग देश घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं थाईलैंड की। थाईलैंड भी पहले मलय का ही हिस्सा था। हालांकि प्राचीन काल में यह भारत के अंतर्गत आता था। प्राचीन काल में थाईलैंड को श्याम देश के रूप में जाना जाता था। सन 1238 में सुखोथाई राज्य की स्थापना हुई, जिसे पहला बौद्ध थाई राज्य माना जाता था। इसके बाद 1782 में बैंकॉक में चक्री राजवंश की स्थापना हुई, जिसे आधुनिक थाईलैंड का आरंभ माना जाता है। यूरोपीय देशों के साथ इसकी लंबी लड़ाई चली। 1992 में हुए सत्ता पलट में थाईलैंड एक नया संवैधानिक राजतंत्र घोषित कर दिया गया। अब बात करते हैं श्रीलंका की। रामायण काल में इस देश का नाम रावण से जुड़ा है। श्रीलंका तक भारतवर्ष का ही हिस्सा होता था। एक मान्यता के अनुसार ईसा पूर्व 5076 साल पहले भगवान राम ने रावण का संहार कर
श्रीलंका को भारतवर्ष का एक नया जनपद बना दिया गया था। हालांकि इसके बाद कई और वर्णन सामने आते हैं। अशोक के काल में सनातन धर्म से बौद्ध धर्मी बना। यह क्षेत्र कभी भारत के चोल और पांड्य जनपद के अंतर्गत भी आता था। ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने 1818 में इसे अपने पूर्ण अधिकार में ले लिया। हालांकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को भारत से अलग करके एक आजाद देश बना दिया गया। अब बात करते हैं इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की खास बात यह है कि यहाँ मुस्लिमों की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन इसी के एक द्वीप बाली के लोग आज भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं। कहा जाता है कि रामायण काल के बाली का यहाँ शासन रहा। इंडोनेशिया में 7वीं 8वीं सदी तक पूरी तरह हिंदू वैदिक संस्कृति ही विद्यमान थी। इसके बाद यहाँ बौद्ध धर्म प्रचलन में रहा, जो कि 13वीं सदी तक विद्यमान था। इसके बाद धीरे धीरे इंडोनेशिया पर अरब के व्यापारियों ने आना जाना शुरू किया, जिसके बाद यहाँ इस्लाम तेजी से फैलने लगा। यह देश पहले डच के उपनिवेशिकवाद का हिस्सा रहा। 350 साल के शासन के बाद 17 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया को नीदरलैंड से आजादी मिल गई। अब बात करते हैं कंबोडिया की। कम ही लोग जाने होंगे कि कंबोडिया में भी भारत का ही एक उपनिवेश था। प्राचीन काल में कंबोज देश को पहले कंपूचिया और बाद में कंबोडिया कहा जाने लगा। इस देश की स्थापना एक ब्राह्मण ने की थी। ऐसी मान्यता है कि प्रथम शताब्दी में कौंडिन्य नामक एक ब्राह्मण ने हिंद चीन में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कंबोडिया को 1953 में फ्रांस से आजादी मिली। अब बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम को पहले चंपा के नाम से जाना जाता था। यहाँ रहने वाले लोग चाम कहलाते थे। हालांकि समय के साथ ही इन लोगों की संख्या भी कम होती चली गई। वर्तमान में चाम लोग वियतनाम और कंबोडिया के सबसे बड़े अल्पसंख्यक हैं। यहाँ रहने वाले लोग शैव होते हैं। हालांकि बाद में मुस्लिमों का शासन हुआ तो चाम भी मुस्लिम हो गए। 1825 में चाम के महान हिंदू राज्य का अंत हुआ। बाद में इस हिस्से पर फ्रांस का उपनिवेश हो गया। तो यह था हमारा अखंड भारत, 24 छोटे बड़े देशों से मिलकर बना था। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।